मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम सिल्क के बारे में बात करेंगे। यानी कि सिल्क में जितने भी टाइप्स आते हैं, जितने भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। यानी कि गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही आसान रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सेल क्या होती है, सेल की डेफिनेशन क्या है और सेल की खोज कब हुई थी, किसने किया था। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल की डेफिनेशन क्या है। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोश का सभी जीवित जीवों की एक मौलिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर मतलब क्या। स्ट्रक्चर मतलब ये कि जो सेल है इससे ही मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। और जो फंक्शनल मतलब होता है कि शरीर के सारे कार्य जो होते हैं वो सेल्स करती हैं। जैसे कि एग्जांपल डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे काम जो हैं वो सेल्स करती हैं। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल प्रेजेंट होती है और फंक्शनल होती है, यानी कि कार्य भी करती है, जिससे उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज अ सेल। कोश का शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि सेल जो होता है ये बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। पर रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग कोशिका की खोज की थी। उन्होंने नॉन लिविंग हुक ने लिविंग सेल्स को देखा। एंटन वॉन लीवनहॉक ने लिविंग सेल को देखा अपने बनाए हुए खुद के माइक्रोस्कोप में। उन्होंने देखा आरबीसी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, इन सब चीज़ों को उन्होंने लिविंग सेल के अंदर देखा था। रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल को देखा और जो एंटन वॉन लीवनहॉक ने थे इन्होंने लिविंग सेल को देखा। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने नॉन लिविंग सेल की खोज की। फिर एंटन वॉन लीवनहॉक आए जो कि सेल की खोज की। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन जो कि न्यूक्लियस की खोज की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। यानी कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक, फिर दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियोलस, फिर राइबोसोम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है गोल्गी बॉडी, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म। यानी कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, फिर होता है न्यूक्लियोलस, फिर राइबोसोम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी बॉडी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लाइसोसोम, फिर साइटोप्लाज्म। अब इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ अ सेल। इट इज़ मेड बाय एसोसिएटेड आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम कोशिका के नाभिक में बनते हैं। यानी कि जो राइबोसोम होता है ये सेल के सेंटर में बनता है, यानी कि न्यूक्लियोलस में बनता है। यह संबंधित आरएनए और प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। यानी कि ये आरएनए और प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। यानी कि इनका जो निर्माण होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। यानी कि राइबोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं। 70S प्रोकैरियोटिक सेल, 80S यूकैरियोटिक सेल। यानी कि 70S प्रोकैरियोटिक सेल, 80S यूकैरियोटिक सेल। हम बात करेंगे मैकेनिज्म। द न्यूक्लियस कंटेन्स राइबोसोम्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द न्यूक्लियोलस। राइबोसोम नाभिक में बनते हैं और ये न्यूक्लियोलस में रिलीज होते हैं। यानी कि द न्यूक्लियस कंटेन्स राइबोसोम दैट आर रिलीज्ड इनटू द न्यूक्लियोलस। राइबोसोम नाभिक में बनते हैं। यानी कि जो राइबोसोम होते हैं ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं और न्यूक्लियस में रिलीज किए जाते हैं। Endoplasmic reticulum is connected to mature ribosomes Endoplasmic reticulum is connected to mature ribosomes to form a protein.
परिपक्व राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाते हैं और ये एक प्रोटीन बनाता है। यानी कि जो मैच्योर राइबोसोम होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाते हैं और एक प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये नाभिक के बाहरी झिल्ली में विकसित होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर वाले मेम्ब्रेन में ये विकसित होता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख भी रहे होंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के बाहर विकसित हुआ है, यानी कि ओरिजिनेट हुआ है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक इज नोन एज ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक बिकॉज द आउटर सरफेस ऑफ राइबोसोम्स लुक लाइक ग्रैन्यूल्स। दे आर सिस्टीज कैटेगरी राइबोसोम्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 60S श्रेणी के राइबोसोम्स होते हैं। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें 60S श्रेणी के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER is a type of endoplasmic reticulum that lacks ribosomes on its surface, so it is called a smooth endoplasmic reticulum। चिकनी अंतर्निहित यानी कि जो चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह एक प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए इसे चिकनी अंतर पदवीचालिका कहा जाता है। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो एक जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके बाहरी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन है एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह परिवहन प्रणाली के रूप में काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम करता है। It also helps in the production of a proteins। यह प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक है। During the muscles contraction, it released a calcium ion। यह मांसपेशियों के संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन को भी रिलीज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।